हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी अपडेट। तो आज हम रेडिएशन ये टॉपिक लेके वापस आ चुके हैं। वापस इस टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं जहां पे हमारे पिछले ट्रिक्स दैट वाज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन दोज पॉइंट्स जो एग्जाम में आते हैं, हमने वही लिया था। काइनेटिक थ्योरी हमने कंप्लीट कर दिया। इनकेस आपको उसमें कोई भी डाउट है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एज वेल एज जिस तरीके से हमने काइनेटिक थ्योरी कंप्लीट किया था दैट वाज फोकसिंग ऑन टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। जितने टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आते हैं उस पर फोकस करेंगे, फॉर्मुलेस लिखेंगे एंड थियोरेटिकल क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको कवर अप करेंगे, राइट। तो रेडिएशन का जो टॉपिक होने वाला है आज का दैट इज सिमिलर बेस्ड ऑन दैट टेक्निक, बट यहाँ पे थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा आ जाता है। तो मैंने क्या किया है, जितने भी लाइंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को एक आगे वाले पेजेस में, आगे वाले पीडीएफ के फॉर्म में पैक कर दिया है सो दैट सारी चीजें आपके सामने एक साथ रहे। तो बस आपको करना क्या है, हमारे साथ बने रहना है ताकि आपका रेडिएशन का टॉपिक भी ये आधे या फिर 40 मिनट में तुरंत कवर अप हो जाए, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे आप सबसे पहली बात ये दिमाग में बिठा लो कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कैसा वेव है दोस्तों? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मीडियम है तो भी वो ट्रैवल करेगा, मीडियम नहीं है तो भी वो ट्रैवल करेगा। आपने सुना होगा फोन से रेडिएशन हो रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर भी लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल तारापुर, वहां पे अगर आपको जाने नहीं दे बिकॉज रेडिएशन का इफेक्ट हो सकता है एंड बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो रेडिएशन जो टर्म है दैट इज बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। आपके दिमाग में बैठ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता है ना, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा है वर्टिकल, तो आपका मैग्नेटिक वेव हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करेगा। तो वो दोनों ऐसे ट्रैवल करते हैं लाइक दिस, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कर्व नहीं फॉलो करता, वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। देन दोनों मीडियम रिक्वायर्ड। अभी रेडिएशन अगर एक पॉइंट से आ रहा है या फिर कोई लाइंस की वजह से रेडिएशन हो रहा है तो उस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सोर्स। वो पॉइंट सोर्स का डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें इंटेंसिटी मिल जाएगा। लेकिन अगर लाइन सोर्स रहेगा तो आपको ये चीज याद रखनी है। हो गया आपका 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट से एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है बिकॉज ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी जो सीईटी का मेंटालिटी है ना, वो ये चेक करता है कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है। अब सीईटी से आप किस में एडमिशन ले सकते हो, इंजीनियरिंग में, एंड इनकेस आपका पीसीएमबी है या फिर पीसीबी है तो आप फार्मेसी में ले सकते हो। तो वहां पे बस आपका ये चेक करते हैं कि जो आपका बेसिक नॉलेज है वो टॉपिक को लेके वो क्लियर है या नहीं, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूले वाले पार्ट पे। फॉर्मूला कैसा कि टोटल रेडिएशन डिपेंड किस पे करता है, तो टोटल रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन है ये है एक वेव, तो ये वेव का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, ध्यान से सुनना, हाँ, वेव का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, पोलराइजेशन भी हो सकता है, एंड ऐसे जो भी वेव से रिलेटेड चीजें सारी वो अपने एक्सेप्ट कर लेता है, सारे उसके अंदर हम देख सकते हैं। तो इसके लिए अगर मेरा रेडिएटेड वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर मेरा रेडिएटेड वेव अब्सॉर्ब हो रहा है एंड इनकेस वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये तीनों जो रेडिएशन होते हैं इनका एडिशन करके मुझे मेरा टोटल रेडिएशन मिलता है। ये तीनों रेशियो का एडिशन करके मुझे क्या मिलता है, मेरा टोटल रेडिएशन। अब अगर मैं ये टोटल रेडिएशन को इन सब से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएंगे इनके कोएफिशिएंट। आपने सुना होगा ना कोएफिशिएंट, ये बहुत सारे टर्म्स में होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर ट्रांसमिशन, ट्रांजैक्शन एंड ऑल, तो वो सब चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रेडिएशन का कोएफिशिएंट निकालूं जब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रेडिएशन जब रिफ्लेक्ट हो रहा है तब उसका क्या आता है, कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन मेरा रिफ्लेक्ट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल रेडिएशन। अगर मैं अब्जॉर्प्शन का निकालूं तो कितना अमाउंट मेरा अब्जॉर्ब हुआ डिवाइडेड बाय टोटल रेडिएशन। और अगर मैं ट्रांसमिशन का निकालूं तो कितना अमाउंट ट्रांसमिट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल रेडिएशन। हो गया ये फॉर्मूला क्लियर। अभी आपको मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पूछ लेते हैं कि इतना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, इतना अमाउंट अब्सॉर्ब हो रहा है, तो पता लगाओ कि कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला, क्योंकि रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिट और अब्सॉर्प्शन ये तीनों का क्वेश्चन है। तो आपके दिमाग कैसे चलना चाहिए, ये तीनों का फॉर्मूला एक साथ किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। सो ये इसी का पार्ट है, बस दैट्स इट।
रेडिएशन का जो इतना पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ गया होगा कि इसको कैसे आपको इसको प्रोसीड करना है। अब जिस हिसाब से बॉडी का नेचर होता है वो उस हिसाब से अब्सॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। अगर आपका बॉडी ना ही रिफ्लेक्ट कर रहा है ना ही अब्सॉर्ब कर रहा है तो वो हो जाएगा कंप्लीट ट्रांसमिशन करेगा, वो बॉडी कंप्लीट ट्रांसमिशन करेगा रेडियो वेव का, राइट, रेडियो वेव यानी कि रेडिएशन का। तो इसका मतलब क्या है, दैट बॉडी विल बी टर्म्ड एज डायाथर्मिनस बॉडी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाले कंडीशन में डायाथर्मिनस। अब मान लो कि ना ही मेरा बॉडी अब्सॉर्ब भी नहीं कर रहा है और ना ही ट्रांसमिट कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ना ही मेरा बॉडी अब्सॉर्ब कर रहा है, मेरे बॉडी पे जो रेडिएशन गिर रही है वो अब्सॉर्ब भी नहीं हो रही है और ना ही ट्रांसमिट हो रही है, तो बचा क्या, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मेरा बॉडी क्या हो जाएगा, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। बॉडी को क्या कहेंगे हम, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, क्योंकि वो पूरा का पूरा रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर देगा ना, वो पूरा आर पे डील करेगा, राइट। और थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं, ना ही मेरा बॉडी रिफ्लेक्ट कर रहा है ना ही मेरा बॉडी ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट अब्सॉर्बर बोल लो या ब्लैक बॉडी बोल लो। ठीक है, तो हमारा जो ब्लैक बॉडी रहेगा दैट विल बी परफेक्ट अब्सॉर्बर। वो जितनी भी रेडिएशन रेडिएट कर रहा है सारी की सारी अपने साथ अब्सॉर्ब कर लेगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो एंड ये चीज आपको याद रखनी ही है, क्योंकि सीईटी आपको लंबे लंबे सम नहीं सॉल्व करवाएगा, वो चेक करेगा कि आपको ये सारी चीजें याद है या नहीं। एकदम लॉजिक है, कुछ रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। अब्सॉर्ब भी नहीं कर रहा है, ट्रांसमिट भी नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली आर बच गया, तो आर रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट्स इट। कुछ है टफ इसमें, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे हमारा ब्लैक बॉडी का क्या कंसेप्ट है वो जान लेते हैं। थोड़ा सा डीप डिस्कशन हम ब्लैक बॉडी पे कर लेते हैं। सो व्हाट इज ब्लैक बॉडी, इट इज अ टोटल अब्सॉर्बर। ठीक है, ये तो आप सबको पता है कि ब्लैक बॉडी एक टोटल अब्सॉर्बर है, जहां पे सारे के सारे रेडिएशन वो अब्सॉर्ब कर लेता है। तो रिफ्लेक्ट करेगा, नो, ट्रांसमिट करेगा, नो। ठीक है, देन अगर वो ऐसा है, मतलब अगर ब्लैक बॉडी है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ अब्सॉर्ब व्हाट वी कैन से, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दैट इज अब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ अब्सॉर्प्शन या फिर अब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट वो इक्वल टू 1 रहेगा। एंड लैम्डा, व्हाट इज दिस लैम्डा, लैम्डा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ ऑफ वेव रेडिएटेड। ठीक है, नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, लैम्प ब्लैक या फिर प्लैटिनम ब्लैक, ये दोनों जो बॉडी है, ये दोनों जो सब मटेरियल है, ये क्या करते हैं, परफेक्टली जितने भी रेडिएशन होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी वो लाइट उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है फिर गिर रही है, लाइक वो उसको एक्सपोज्ड है, उसको वो कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसके लिए इनको कहा जाता है परफेक्ट अब्सॉर्बर। इसके लिए इनकी जो वैल्यू है ए की, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। एंड अगर मैं यही बॉडी को हीट करना स्टार्ट कर दूं तो जितना भी रेडिएशन इसने अब्सॉर्ब करा है सारा का सारा रेडिएशन ये रेडिएट कर देगा, सारा का सारा अपने बॉडी के अंदर से वो रेडिएट कर देगा। कब, जब मैं हीटिंग करना स्टार्ट करूंगी। फाइन, कमिंग टू फेरीज ब्लैक बॉडी। अब फेरी की जो ब्लैक बॉडी वो है क्या, इसके अंदर 2 स्फीयर होते हैं, एक अंदर छोटा स्फीयर होता है और उसके बाहर एक स्फीयर होता है, समवॉट लाइक दिस। और ये स्फीयर का एक अपर्चर होता है। ठीक है, ये ऐसा एक अपर्चर, अपर्चर यानी कि ओपनिंग बोल सकते हैं हम, तो एक ओपनिंग है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो ओपनिंग है गाइस, वहां से एक लाइट इंसिडेंट होती है एंड इसके अंदर आती है। ठीक है, अब ये लाइट इंसिडेंट होके वापस जानी नहीं चाहिए, इसके वजह से यहाँ पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन रहता है, ऐसा थोड़ा सा कोनिकल शेप का प्रोजेक्शन रख देते हैं हम। अब ये कोनिकल प्रोजेक्शन होने की वजह से क्या होगा गाइस, ये किसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, एंड ये ऐसे फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट 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 ऐसे कर करके उसके अंदर ही वो इंसिडेंट लाइट घूमती रह जाएगी, जिसकी वजह से इसमें जो लाइट अंदर आ रही है उसका 99.99% चांसेस है कि वो अंदर ही रहेगी, अंदर ही घूमती रहेगी। और ये अंदर क्यों घूम रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इनर स्फीयर है इसको कोटिंग कर दी गई है परफेक्ट ब्लैक बॉडी से। अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी हम किसे मानते हैं, लैम्प ब्लैक या प्लैटिनम ब्लैक से। फाइन, तो ये हो गई हमारी फेरिस ब्लैक बॉडी, जहां पे जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है अंदर
वो बाहर नहीं जा रही है, एंड जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं परफेक्ट अब्जॉर्बर, दैट इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। फाइन। तो इससे हमें क्या समझता है, अगर कोई भी बॉडी परफेक्ट अब्जॉर्बर है तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। सारी बॉडीज तो परफेक्ट अब्जॉर्बर नहीं हो सकती, उनके नेचर पे डिपेंड करता है। परफेक्ट अब्जॉर्बर होने के लिए वो कुछ भी रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट नहीं करना चाहिए, अब्जॉर्ब करना चाहिए। दैट्स इट। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियरली समझ गया होगा, एंड ये भी परफेक्टली समझ गया होगा। इसके अंदर 2 स्फीयर है, बीच में इवैक्यूएशन है, कोई मीडियम नहीं है। इनर स्फीयर इज कवर्ड, या फिर व्हाट वी कैन से पेंटेड विद द लैम्प ब्लैक कवर्ड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हैज अ कंस्ट्रक्शन इन इट विच हैज ऑल्सो अ प्रोजेक्शन क्यों है, ताकि वो लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वापस उसी रास्ते से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड व्हाइल स्टडिंग द रेडिएशन का पार्ट। नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉस ऑफ रेडिएशन। अब जो रेडिएशन हो रहा है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लॉ फॉलो करेगा, बिकॉज फिजिक्स में लॉस ना हो ऐसा हो नहीं सकता, एंड वो लॉस पे क्वेश्चन ना आए ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम सेम तरीका रखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे एक एक करके देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, एंड उसको अपने दिमाग में फिक्स कर लेंगे तुरंत। कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, इतना भी करके आपका इजीली ये चैप्टर क्लियर हो सकता है। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द लॉस, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो फर्स्ट लॉ आ जाता है प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रिवोस्ट का जो थ्योरी है हीट एक्सचेंज का, वो फर्स्ट लॉ के हिसाब से माना जाता है। और भी लॉस होंगे बट अपने जो सिलेबस में है दैट इज दिस मच, क्योंकि फिजिक्स इज नेवर एंडिंग थिंग। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज, अभी इससे ही हम कैसे लॉजिक लगाएंगे, देखो हीट एक्सचेंज कब होता है, जब टेम्परेचर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में जब भी कोई भी चीज होती है तब वो एक्सचेंज होती है। यानी कि एक अगर कोई भी दो आपको मैं क्या बोल सकती हूँ, कंडीशन बोल देता है, कंडीशन है जहां पे एक हाई कंडीशन और एक लो कंडीशन है, तो वो हाई से लो फ्लो करता है। अब अगर मैं बात करूं कोई भी बॉडी की, वो बॉडी अगर नॉर्मल टेम्परेचर में है तो वो क्या करेगी, बाहर का हीट अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगी। क्लियर। लेकिन अगर कोई बॉडी को मैं हीट कर रही हूं तो वो क्या करेगा, अब भी हमने कवर किया था, अगर हम कोई भी बॉडी को हीट करते तो अपने अंदर का जो भी हीट वगैरह रहता है उसको रेडिएट करता है। क्या करता है, अपने अंदर के रेडिएशन को बाहर निकालता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी फॉर्मेट में प्रेजेंट हो, उसके अंदर एनर्जी के फॉर्मेट में, वो क्या करता है, बाकी चीजें बाहर निकाल दो। जब हीट, अगर वो अपना टेम्परेचर अंदर का कम कर रहा है, मतलब अगर वो हीट निकाल रहा है तो बॉडी क्या करिए, अपने अंदर के टेम्परेचर को कम करिए। ये कंडीशन कब आता है, जब मैं उसको एक्सटर्नल हीटिंग प्रोवाइड करूंगी। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल हीटिंग नहीं प्रोवाइड करी, मैंने बॉडी को वैसे का वैसे ही रखा है, तो वो क्या करता है, बाहर की जो गर्मी वो अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है थोड़ा सा। ठीक है, सो दिस आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। एंड ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये भी आपको याद रखनी है एक चीज। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू द अनदर पॉइंट दैट हीट एक्सचेंज हैज। अगर मेरा टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 है, मेरा टेम्परेचर 0 है, तो वहां पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। सो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। नाउ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहेगा, किसका होगा, किसको कोई आइडिया? यस, इट इज किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ, ओके, व्हाट डज दिस लॉ स्पेसिफाइज? इस लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, पहले वो जान लेते हैं, डेफिनेशन जान लेते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सी, आप ये जो लॉ है ये 2 बॉडी को कंपेयर करता है, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है एंड एक नॉर्मल बॉडी है। तो ये क्या कहता है कि अगर वो नॉर्मल बॉडी का मैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, मैं डेफिनेशन बताती हूँ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का, बट ये लॉ का ये जान लेते हैं। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर नॉर्मल बॉडी का डिवाइडेड बाय अब्जॉर्प्टिव पावर, कि वो कितना अब्जॉर्व कर सकता है, उसका अगर मैं रेशियो ले लूं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसका मैं क्या रेशियो ले लूं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये इक्वल रहता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। ये इस साइड किसकी बात हो रही है गाइस, ब्लैक बॉडी की, और इस साइड किसकी बात हो रही है, एनी नॉर्मल बॉडी। फाइन। तो ये सेकेंड लॉ कह देता है कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एंड द रेशियो ऑफ अब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। फाइन, डन हो गया इतना। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, इफ अ बॉडी हैज हाई स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर
what will be the absorptive power, high, low, medium, cannot be specified. So वो हमेशा high रहेगा. जो कंडीशन आपके स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के लिए रहेगी, सेम कंडीशन विल बी अप्लाइड फॉर अब्जॉर्प्टिव पावर. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमेशा ये चीज याद रखना कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर आपका ये रेशियो शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द ब्लैक बॉडी का, एक मिनट ये तो मिट गया, या शुड बी ऑलवेज इक्वल टू ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर. फाइन. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपको याद रखना है. अगर कोई ये दोनों में से एक भी चीज हाई है तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपको याद रखना है. देन तो अगर मैं ब्लैक बॉडी का बात करती हूँ तो अगेन वो चीज को यहाँ प्रूव कर रहा है कि वो जितना अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है उतना ही वो अपने अंदर से रेडिएट कर सकता है, एमिट कर सकता है. ठीक है. सो ये हो गया अपना सेकेंड लॉ, दैट इज स्पेसिफाइंग किरचॉफ्स लॉ. तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे. इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम. सो एक बार डेफिनेशन बोल देती हूँ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का. इट इज नथिंग बट द कितना रेडिएशन हो रहा है फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया एट यूनिट टेम्परेचर. फाइन. इतना ही डेफिनेशन है. नाउ कमिंग टू थर्ड लॉ, यहां लिख देती हूँ. स्टीफेंस लॉ. क्या है ये? स्टीफेंस लॉ. तो स्टीफेन लॉ क्या कहता है? कितनी एनर्जी इमिट हो रही है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. व्हाट द स्टीफेन लॉ सेज दैट कि कितनी एनर्जी एमिट हो रही है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. एट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है. बस दैट्स इट. So defining it again, the energy emitted by a unit surface area at a particular absolute temperature, उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. क्या? एनर्जी जो एमिट हो रही है पर्टिकुलर यूनिट सरफेस से एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लेकिन एक कंडीशन आ जाता है, टू द पावर 4. क्या? एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कितना पावर रहेगा? 4th पावर रहेगा. अब ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें कांस्टेंट डालना होगा. सो एक स्टीफेंस कांस्टेंट डाल देते हैं जहां पे सिग्मा स्टैंड्स फॉर स्टीफेंस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸. इसका वैल्यू इक्वल है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸ with the unit of what? मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4. टेम्परेचर का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस? केल्विन रेज़ टू 4 हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे बस एक छोटा करेक्शन, वॉट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. अभी वॉट किसके लिए स्टैंड करता है? एनर्जी है ना, उसको कन्वर्जन जूल होता है. बट अगर हम लोग उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दे तो ऑटोमेटिकली वॉट आ जाता है हमारा पावर का डेफिनेशन. यस, दैट्स इट. सो दिस इज द स्टीफेंस लॉ, जहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है. अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं, हम लोग डायमेंशन किसके हेल्प से लिखते हैं गाइस? यूनिट के हेल्प. तो यूनिट की हेल्प से लिखूंगी मैं तो मीटर, लेंथ का स्क्वायर, T⁻⁻² एंड टेम्परेचर रेज़ टू 4. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है. एंड ये चीज आपको याद रखनी है कि mL² T⁻², θ⁻⁻⁴, where θ stands for this Kelvin, एंड यूनिट के हेल्प से निकाला है हमने. तो ये चीज अगेन फिक्स कर लेना है. क्यों? क्वेश्चन में आ सकता है. ऑप्शन दिया रहेगा, अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला दिया रहेगा, आपको उसमें से पता लगाना है. तो आप वहां पे कैलकुलेट करते मत बैठो, याद रख लो. फिक्स इट ओवर हियर, इजी रहेगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल लॉज ऑफ रेडिएशन. लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल पार्ट. तो जितना भी थ्योरी पार्ट आपके सीईटी के एग्जाम में आ सकता है वो हमने कवर अप कर लिया. अब बचे हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट, उसकी तरफ जाते हैं. तो एज यूजुअल न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला जरूरी है, जो कंसेप्ट जरूरी है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन. लेट्स सी व्हाट इट इज. सबसे पहली बात है फर्स्ट फॉर्मूला जो क्या निकालता है? लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन. जो हीट का लॉस कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प कर सकता है. दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टीफेंस लॉ. किस लॉ पे बेस्ड है ये फॉर्मूला? स्टीफेंस लॉ पे. स्टीफेंस लॉ क्या कहता है कि जो आपका एनर्जी है जो रेडिएट हो रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पावर 4. बट इसके साथ हमारे पास एक क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज स्टीफेंस कांस्टेंट. राइट. तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन जाता है. तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि ये फॉर्मूला कब वैलिड रहेगा? जब आपका एमिसिटिविटी इज इक्वल टू 1.
बट अगर आपका एमिसिटिविटी का वैल्यू दिया हुआ है देन यू हैव टू इंक्लूड दैट वैल्यू टू। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में डालना रहता है, बस आप इतना याद रख लो। नाउ ये जो लॉस है वो कैसे निकालेंगे, रेडिएशन कितना हो रहा है, कितना एमिट निकल रहा है, कितना रेडिएट हो रहा है, सब्ट्रैक्टेड बाय कितना अब्सॉर्ब हो रहा है, तो वो आपका लॉस कैलकुलेट करके दे देगा आपको कि कितना एनर्जी, जब मैंने कोई बॉडी पे कितनी एनर्जी डाली वो एनर्जी में कितना उसने एब्जॉर्ब किया और कितना उसने रेडिएट किया, वो दोनों का डिफरेंस निकालने पे मुझे मिल जाएगा मेरा नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो फॉर्मूला बिकम्स चेंज इन द एनर्जी इज इक्वल टू रेडिएशन एमिटेड अब्सॉर्ब्ड। इसका फॉर्मूला डेल्टा, और डेल्टा नहीं, सिग्मा टी रेज टू 4 सिग्मा टी रेज टू 4। ये नॉट, या फिर आप इस पे ए भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे नॉट लिखा है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये अब्जॉर्प्शन वाला टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर पे अब्जॉर्ब किया गया है, ये टेम्परेचर पे एनर्जी एमिट की गई है, एंड दिस इज द फॉर्मूला। फाइन, ये क्लियर है आपको, जहां पे ये स्टीफेंस कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया, सब्ट्रैक्टेड बाय एमिटेड माइनस अब्जॉर्ब। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपके क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एमिटेड, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, दैट्स इट। तो यहाँ पे इसका यूनिट कैसा रहेगा, ये ई का यूनिट क्या रहेगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर, टी का यूनिट क्या रहेगा, इट विल बी इन ऑलवेज इन डिग्री सेल्सियस ले लो, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हमें केल्विन में यूज करना है। दिया हुआ डिग्री सेल्सियस में रहेगा, यूज हम केल्विन में करेंगे, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है, तो दिया हुआ डिग्री सेल्सियस में रहेगा, यूज हमें केल्विन में करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड एमिसिटिविटी वाला कंसेप्ट वेरी टंग ट्विस्टर है, पर ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया कि चेंज इन एनर्जी वो कैसे मिलेगा, स्टीफेंस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन टेम्परेचर से, कि वो दोनों अलग अलग टेम्परेचर में जब हुआ तब उसका वैल्यू। एंड यूनिट क्या है, एनर्जी इज वॉट पर मीटर स्क्वायर और टी इज इक्वल टू के केल्विन। वॉट पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, mm स्क्वायर हो सकता है, टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पे ये वैल्यूज वगैरह दी गई ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। है बहुत सिंपल, अभी देखना आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, अ ब्लैक बॉडी एमिट्स 10 वॉट्स पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, एमिट कर रही है 10 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने टेम्परेचर पे, एमिशन टेम्परेचर कितना है 327। तो यहाँ पे ये एमिशन टेम्परेचर हो गया आपका, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन टेम्परेचर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आपका वो फॉर्मूला नहीं होगा, आप ये फॉर्मूले से नहीं जाने वाले हो गाइस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये दिया गया, ये नहीं दिया गया है, तो आप जाओगे सिर्फ नॉर्मल इस फॉर्मूले से। द सन रेडिएट्स, एक ब्लैक बॉडी है और एक सन है, मतलब यहाँ पे दो बॉडी की बात हुई है, तो आपको क्या करना होगा, E1 E2 लेना होगा, या फिर E ऑफ बॉडी और E ऑफ सन लेना होगा, दो कंडीशन लेना होगा। सिग्मा बॉडी का टेम्परेचर कितना था 327, अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा 327 प्लस 273, ये याद रख लो गाइस, 600 केल्विन है ना। तो T ऑफ बॉडी रेज टू 4। फाइन, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, ये अपना E रेज टू E का सन का दिया हुआ है E, यस 10⁵, एंड टेम्परेचर दिया हुआ है नहीं, वही हमें निकालना है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सन। तो यहाँ पे मेरे ये दो कंडीशन हो गए हैं, दो अलग अलग बॉडी की बात की गई है, मैंने फर्स्ट बॉडी पे स्टीफेंस लॉ लगा दिया, सेकंड बॉडी पे स्टीफेंस लॉ लगा दिया, वेरी सिंपल। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एनर्जी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर। सिंपल है, क्या करेंगे, ये इसमें ये स्टीफेंस लॉ हमेशा कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है ना 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸, तो ये कांस्टेंट होने की वजह से ऐसे सम्स को आप रेशियो वाइज सॉल्व कर सकते हो। कैसे, सी, वेरी सिंपल, एनर्जी एमिटेड बाय सन डिवाइडेड बाय एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी, इसका अगर मैं रेशियो ले लूं तो क्या आ जाएगा, T रेज टू सन एंड T इज टू बॉडी, है ना, रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे ये सिग्मा सिग्मा कट होगा कि नहीं होगा, यस हो जाएगा, क्योंकि ये सिग्मा यहाँ पे कांस्टेंट रहता है ना दोनों में। अब यहाँ पे E ऑफ सन कितना दिया हुआ है, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, E ऑफ सन कितना दिया हुआ है 10⁵ वॉट, E ऑफ बॉडी कितना दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ बॉडी 10 वॉट्स, टेम्परेचर ऑफ सन कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, वही कैलकुलेट करना है।
टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, उसको केल्विन में ले लो 600। फाइन, रेस टू। अब हम क्या करेंगे, ये रेस टू 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे, ये पावर को हटाने के लिए, अब ये कौन सा पावर है, फोर्थ पावर है, फोर्थ पावर को हटाने के लिए हमें फोर्थ रूट लेना होगा, सिंपल। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्थ रूट ले लूं 10⁵, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पे ये पावर हट गया तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ टेम्परेचर ऑफ सन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ बॉडी, दैट इज 600। ये 0 0 कट, फोर्थ पावर मतलब 4 0 हट जाएंगे, दैट इज 10 आ जाएगा। 10 इक्वल टू टी सन अपॉन 600। तो टेम्परेचर ऑफ सन कितना हो जाएगा, ये 600 डिवाइड करें, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा 6000 केल्विन। कितना हो गया गाइस, 6000 केल्विन। सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सन। इजी था कि नहीं था बताओ, आपको समझ में आया कि ये दोनों फॉर्मूले में से कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप हमेशा ये रेशियो सिस्टम से सॉल्व करो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा फटाफट। अभी तो यहाँ पे 2 बॉडी का कंपैरिजन दिया, कभी कभी 3 बॉडी का आ जाएगा, तो आपको करना क्या है, 3 बॉडी के लिए फॉर्मूला लगाना है। पहले 2 बॉडी का रेशियो ले लो, जो वैल्यू मिलता है उसको तीसरे बॉडी से कंपेयर कर लो, डन। टफ था, बिल्कुल नहीं। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द अनदर पार्ट, अनदर टॉपिक। या सो अनदर टॉपिक इज नथिंग बट अ न्यू क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व। अ बल्ब मेड ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। तो यहाँ पे कौन सी बॉडी की बात हो रही है, बॉडी है जो कि फिलामेंट है, टंगस्टन से बना हुआ, सरफेस एरिया दिया हुआ है, ओके, इज हीटेड टू टेम्परेचर 3000 केल्विन, ओके, उसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है। व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट्स, ओके, इसका वोल्टेज दिया हुआ है। द एमिसिटिविटी, अभी यहाँ पे देखो गाइस, मैंने जो बोला था, जो फॉर्मूले में एमिसिटिविटी ये आता है वर्ड, वो अपन फॉर्मूले में नहीं यूज करते थे, बट यहाँ पे दिया हुआ है, तो अभी हमें फॉर्मूले में इंक्लूड करना होगा। टेक स्टीफेंस कांस्टेंट, यहाँ पे स्टीफेंस का कांस्टेंट दिया हुआ है, देन द वोल्टेज वॉटेज ऑफ बल्ब। अभी कोई भी बॉडी है वो रेडिएट करी, ऑब्जॉर्ब करी, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है वो क्लिक करना है ना, थोड़ा सा तो एक ट्रिक बता देती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम तो यूज हो जाता है, दैट इज क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। सी स्टीफेंस कांस्टेंट दिया है तो कहीं ना कहीं स्टीफेंस कांस्टेंट यूज होने वाला है। कभी भी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है ना क्वेश्चन में, समझ जाना एक फॉर्मूला है जिसमें वो कांस्टेंट यूज होने है। अब वो फॉर्मूला कौन सा वो आपको पता लगाना है। अब स्टीफेंस का कांस्टेंट है तो ये चैप्टर में तो स्टीफेंस लॉ पढ़ा है हमने, तो ऑटोमेटिकली वही फॉर्मूला आ जाएगा, E is equal to Stephen's constant into multiplied by the temperature with power 4। बट यहाँ पे एमिसिटिविटी दी गई है, इसके लिए एमिसिटिविटी स्टीफेंस कांस्टेंट टेम्परेचर इज टू 4। फाइन, ये वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है, वैटेज ऑफ बल्ब। वैटेज मतलब बल्ब का वॉट निकालना है। बट एक चीज तो आपको पता है क्या, कि ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी, इसका यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी हो। तो अब आपको क्या करना है, ये जो वॉट पर मीटर स्क्वायर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं ये एनर्जी को स्प्लिट कर दूं, कैसे, पावर, वॉट मतलब पावर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, इज इक्वल टू एमिसिटिविटी स्टीफेंस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर इज टू 4। आई होप आपको ये समझा हो। एनर्जी स्टैंड्स फॉर वॉट पर मीटर स्क्वायर मतलब पावर पर यूनिट एरिया है ना, तो पावर का जो पावर और यूनिट एरिया को मैंने ऐसे फॉर्मूले में स्प्लिट अप कर दिया। इससे फायदा क्या हो जाएगा, इससे हमें डायरेक्टली 2 फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ एक ही फॉर्मूले में काम हो जाएगा। कैसे, सी पावर निकालना क्या है, वॉटेज यानी कि वॉट यानी कि बल्ब का पावर, वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू एमिसिटिविटी कितनी वैल्यू है, रुको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। नाउ एमिसिटिविटी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 0.35 है ना, इंटू एमिसिटी स्टीफेंस कांस्टेंट 5.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू टेम्परेचर इज टू 4। टेम्परेचर कितना दे रखा है इन्होंने, केल्विन में, वेल एंड गुड, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर इज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया कितना दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस अगर हमने सारा का सारा एमकेएस सिस्टम ले रखा है यहाँ पे, या फिर हमने स्टैंडर्ड सिस्टम ले रखा है, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में काम नहीं करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर स्क्वायर में। इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 10⁻² से मल्टीप्लाई करती हूँ, बट यहाँ में सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मुझे, सॉरी, हाँ यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मुझे कन्वर्जन यूनिट का भी स्क्वायर लेना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। तो आपको ये सारी चीजें को मल्टीप्लाई करना है एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसका आंसर आ जाता है 81 वॉट।
ठीक है। तो कभी कभी ना ये जो यूनिट, अभी आप ये देखो नंबर, और एक ट्रिक बताती हूँ, नंबर सेम है, नंबर सेम है, बस 2 इंक्लूडेड है, तो इतना समझ जाना अगर नंबर सेम और डेसिमल का इधर उधर किया है तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन आने वाला है। एंड कन्वर्जन किधर आया आपने देख लिया है ना। तो कन्वर्जन बहुत सिंपल होता है, यूनिट लिखो, 1 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो मुझे 100 से डिवाइड करना रहेगा, राइट। लेकिन अगर वहीं स्क्वायर की बात हो रही है तो मुझे इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। सो दिस इज द कंसेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो किस तरह सॉल्व करना है। एंड ये एनर्जी का जो मैंने यहाँ पे स्प्लिट अप किया है वो भी आपको क्लियरली समझ गया हो। कभी कभी ये P रहेगा, कभी कभी ये Q रहेगा, डिपेंड करता है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि दैट इज नथिंग बट वॉट, वो हमें उसका पावर दे रहा है, वॉट में पावर दे रहा है, ऐसे दिमाग में बिठा के रखो, ठीक है। So just the way how we solve this question by modifying the formula, थोड़ा सा और modification करके we have 2 more formulas. Radiation emitted per second calculate करने के लिए आपके पास जो formula रहेगा guys, that is this one. Radiation emitted per second is equal to emissivity, Stephen's constant, area multiplied by the temperature. What is this temperature? This is for the emission and this is for the absorption. Coming to the second, rate of fall of temperature. अगर temperature गिर रहा है तब क्या करेंगे? तब हमें डी थीटा बाई डी टी लेना है, सिग्मा एरिया एमिसिटिविटी m इंटू एस, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बट मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ये पूरा फॉर्मूला बहुत लेंदी हो जाता है, बिकॉज यू ऑल नो कि इन लोग कितने मतलब पॉइंट्स में रहता है इनका वैल्यू, तो ऐसे चांसेस डिक्रीज हो जाता है कि ये वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए। तो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह आता है, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन के ऊपर आता है। तो कंपैरिजन जब कभी भी रहा कि ये बॉडी इतना एमिट कर रही है, दूसरी बॉडी इतना एमिट कर रही है, फॉर्मूला कौन सा यूज कर लोगे आप तुरंत, ये वाला, जहां पे आप दोनों बॉडी के रेडियस का रेशियो ले लोगे। एंड इन केस रेडियस नहीं है, बॉडी इज नॉट सर्क्यूलर, इट इज इन स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, तो यहाँ पे एरिया का स्क्वायर आएगा, ठीक है, एरिया का रेशियो का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स। पहले बॉडी का टेम्परेचर एंड एब्जॉर्प्शन, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर एंड एब्जॉर्प्शन। अगर यही सेम कंपैरिजन बिटवीन 2 बॉडीज, कब, जब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, तब क्या करोगे आप, इट इज सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे फर्क कहाँ आ रहा है, एरिया का स्क्वायर है, एरिया का स्क्वायर नहीं है, फाइन। सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ गया होगा कि मेन फॉर्मूला तो ये है, बट 2 बॉडी का कंपैरिजन आता है तो ये कांस्टेंट होने की वजह से हट जाता है, तो बचता सिर्फ एरिया है, तो एरिया का रेशियो एंड ये वाले पार्ट का रेशियो है वहां पे, फाइन। सिमिलरली हियर ये भी कांस्टेंट हो जाता है, ये भी कट जाता है, तो एरिया बचता है, तो एरिया का वहां पे रेशियो आ जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पार्ट। नाउ मूविंग टू द अनदर टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे फालतू में कंफ्यूज होते हैं। इतना तो सिंपल है यार, देखो क्या कहते हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कूल हो रहा है बॉडी का मतलब क्या है, बॉडी कूलिंग मतलब क्या है, हाई टू लो आ रहे हैं, हाई टू लो आ रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, है ना, कि बॉडी में कितना टेम्परेचर और सराउंडिंग का कितना टेम्परेचर है, उसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कूलिंग कितना हो रहा है। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के अगर मैं कांस्टेंट के लिख दूं, ये के का कुछ अगेन वो 4 सिग्मा ए ऐसा करके वैल्यू है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इक्वल टू के इंटू बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का, बी फॉर बॉडी, एस फॉर सराउंडिंग का टेम्परेचर, फाइन। और यहाँ पे कंडीशन, अगेन कंडीशन की बात कर लेते हैं, अगर टेम्परेचर T1 से T2 में जा रहा है एट गिवन टाइम T, तो फॉर्मूला क्या बनता है पता है, टेम्परेचर एट 1 माइनस टेम्परेचर एट 2 डिवाइडेड बाय टाइम T, K का वैल्यू T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, S स्टैंड्स फॉर सराउंडिंग, हियर B स्टैंड्स फॉर बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर, S स्टैंड्स फॉर सराउंडिंग, तो सराउंडिंग की अगर बात हो रही है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है, तो ये याद रखना। अब इसके ऊपर इस फॉर्मूले पे डेफिनेटली न्यूमेरिकल आता है, सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद 2, एंड देन लिमिटेशंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस, या फिर फाइंड द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, तो आपको आना चाहिए। सो यहाँ पे याद रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर इज टिल 35 से ज्यादा हुआ टेम्परेचर, 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा हुआ, न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं रहता हो। देन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी पे बेस्ड है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ हम ब्लैक बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट लॉ फॉर दिस चैप्टर दैट इज वीन्स लॉ। वीन्स का लॉ क्या कहता है कि अगर मैं अपने बॉडी का टेम्परेचर जज कर रही हूँ, मेरे बॉडी का मैं टेम्परेचर एनर्जी जज कर रही हूँ, नॉट टेम्परेचर, तो अगर मेरे बॉडी पे जो वेव्स है वो लैम्डा एम के वेवलेंथ से गिर रही हैं, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर को। मेरा वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर को। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं हम वीन्स कांस्टेंट, एंड वीन्स कांस्टेंट का वैल्यू है दिस वन। सो हमेशा याद रखना, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेरा वेवलेंथ कम हो जाएगा, फटाफट उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, एंड मेरा टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ आराम से वो एमिट करता रहेगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक। ये रेडिएशन एमिट जब हो रहा है तब की बात हो रही है। तो अगर मुझे पता लगाना है कि कितने एनर्जी से मेरा बॉडी एमिट कर रहा है, कितने इंटेंसिटी से एमिट कर रहा है, तो सो द रिलेशन गोज लाइक टेम्परेचर बढ़ा, वेवलेंथ कम हुआ, स्पीड बढ़ जाएगी, एंड टेम्परेचर कम हुआ, वेवलेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए वीन्स कांस्टेंट, सिंपल। तो ये कितने फॉर्मूले सबने पढ़े, पहला, ये दूसरा, याद रख लेना, डिफरेंस बाय टाइम इक्वल टू के, एवरेज माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। तीसरा, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है बट फिर भी आप याद रख लो, Q बाई डी टी। ये दोनों फॉर्मूले में सेम है, बस यहाँ पे फर्क कहाँ आ जाता है, ये रेडियस वाले पार्ट में। ठीक है, देन आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉर्मूले तो हमने ये फॉर्मूले कवर किए, या दैट्स इट। तो इतना फॉर्मूला आ जाता है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो थियोरेटिकल पार्ट था जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम लोग का इस पे जो हमारा ग्रिप है वो बन जाए अच्छे से। स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। न्यूमेरिकल कहता क्या है, अ मेटल बॉल कूल्स फ्रॉम 62 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आपको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि इसमें आप डिग्री सेल्सियस में डील कर सकते हो। तो एक चीज दिमाग में बिठा लो, न्यूटन्स लॉ को आप डिग्री सेल्सियस में डील कर सकते हो अगर आपका यहाँ पे यूनिट डिग्री सेल्सियस में है तब। ठीक है, केल्विन में है, स्विच टू केल्विन मोड। सो 50 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स। तो ये इतना चेंज होने के लिए उसको 10 मिनट लगा। फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे गए, फिर 50 से 42 डिग्री सेल्सियस पे गए, एंड देन 42 डिग्री के बाद का हमें निकालना है कि वो कितने टेम्परेचर तक चेंज हो गया। ठीक है, सो अगर मैं इसको ऐसे प्रोसीड करते तो इसमें हमारे पास दिख रहा है कि हमें 3 टेम्परेचर का कंडीशन दिया है, 62, 50, 42, और उसके बाद का हमें कैलकुलेट करना है। ये होने के लिए 10 मिनट लगा, यहां जाने के लिए फिर से 10 मिनट लगा। अब आपको निकालना है कि फिर से 10 मिनट के बाद ये कितना होगा। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो टेम्परेचर बॉडी का डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सराउंडिंग टेम्परेचर निकालना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर दिया गया। तो हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग, इट इज टेम्परेचर 1 माइनस टेम्परेचर 2 डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू k इंटू दोनों टेम्परेचर का एवरेज माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो ये हमें 3 बार फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट में लगा लेते हैं 62 माइनस 50 डिवाइडेड बाय टाइम विच इज इक्वल टू k इंटू 62 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा एस ले लेते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर को। अब यहाँ पे हमें k भी नहीं पता। अब मैंने आपको ये इस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल में बताया था कि जहां पे सेम कांस्टेंट यूज होगा, 2 कंडीशन में सेम कांस्टेंट यूज होगा, वहां आप कैसे काम करोगे, रेशियो के साथ। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा गाइस, 62 माइनस 50 इज 12 डिवाइड बाई टी के इंटू 62 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। इसका अगर हम एवरेज लेने के लिए जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, समवॉट इक्वल टू 56 माइनस थीटा एस। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन रेडी हो गया। सेकंड कंडीशन बना ले, 52 से 50 से 40 तक का सेम फॉर्मूला, 50 माइनस 42 बाय टाइम के इंटू दोनों का एवरेज, तो ये हो जाएगा 8 बाय टाइम के इंटू 46 माइनस थीटा एस। अब आप क्या करोगे, 1 और 2 का रेशियो ले लो। जब आप 1 और 2 का रेशियो लोगे ना तो देखो क्या होता है, ये 8 बाई टी डिवाइडेड बाय 12 बाई टी विच इज इक्वल टू के इंटू
46 माइनस थीटा एस के इंटू 56 माइनस थीटा एस। तो यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट कट, ये टी भी कट हो जाएगा। तो आपका जो अननोन था, जो अनवांटेड अननोन टाइम निकालना था वो तो कट गया। सिंस वो 10 मिनट है, वो आपको पता है, वो पुट किया ठीक है, नहीं पुट किया तो भी चलेगा, क्यों, एंड में कट हो रहा है। ठीक है, कभी कभी टाइम नहीं दिया रहेगा तो आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो, बहुत इजीली सॉल्व होता है। चलो मान लेते हैं यहाँ पे टाइम भी नहीं दिया, तो आप ऐसा तो कर सकते हो ना, कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस माइनस हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसको सेपरेट लिख देते हैं। 8/12 46 माइनस थीटा एस 56 माइनस थीटा एस। ठीक है, एंड में आपके ये बच गया। यहाँ पे टाइम था 10 मिनट पे, आपको ये कंडीशन मिल गई है तैयार होके, फाइन। तो अब ये कंडीशन को सॉल्व करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पूरा जब आप सॉल्व कर लो आपको थीटा एस का कुछ वैल्यू आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 26 डिग्री सेल्सियस। कितना वैल्यू आ गया गाइस आपको, 26 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो आपको टेम्परेचर मिल गया, फाइन। 62 से 50 पे गए, फिर 50 से 42 पे आ गए। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, 42 से 10 मिनट के बाद कितना टेम्परेचर होगा। तो आई होप आपने ये लिख लिया हो, समझ लिया हो। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। फोर्टी टू से मुझे जाना है दूसरे टेम्परेचर पे एट टाइम 10 मिनट्स। ठीक है, अभी मुझे दूसरे टेम्परेचर पे जाना है टाइम 10 मिनट्स। तो यहाँ पे मेरे पास k का वैल्यू है नहीं, कैलकुलेट करते हैं। ये जो आपका इक्वेशन 1 था यहाँ पे 12/10 इक्वल टू k इंटू 56 माइनस थीटा एस, कितना मिल गया आपको, सराउंडिंग का टेम्परेचर 26, पुट कर दो। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 12/10 मल्टीप्लाइड बाय, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, इस साइड जाएगा डिवाइड करेगा, 66030। सो दिस इज 12/300। तो k का वैल्यू कुछ आ जाएगा। एंड वैसे भी आपको k का जो वैल्यू है वो मोस्ट ऑफ द टाइम दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेट आप ऐसे ही कर लेना। ठीक है, सो जब आप ये k का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करोगे तब आपको θ2 का वैल्यू मिल जाएगा। एंड वो वैल्यू कुछ आ जाता है इक्वल टू 36.7। सॉल्व करके दिखाती मैं, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास क्योंकि हमें वन शॉट में कंप्लीट करना है। सो दिस इज 36.7। कैसे आ जाता है, यू कैन पुट दिस वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थीटा एस का वैल्यू डालो 26, पूरा वैल्यू यहाँ पे रिडक्शन पे ज्यादा काम करो। इसलिए मैंने बोला था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ना सिर्फ लिमिटेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्विंग का पार्ट इंक्रीज हो जाता है, जो आपका टाइम ज्यादा ले लेता है, जिसकी वजह से इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, आपको 2 स्टेज तक आता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया हो। एंड इसमें फाइनल आंसर हम टिक कर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, so the question is here, at 1600 Kelvin maximum radiation is emitted at wavelength of 2 micrometer, the corresponding wavelength at 2000 Kelvin will be। तो आपको corresponding wavelength निकालना है। तो wavelength और temperature का comparison मतलब वेन्स लॉ, तो वेन्स लॉ का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 2 कंडीशन है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लैम्डा इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू वेन्स लॉ। तो अगर मैं 2 कंडीशन ले रही हूँ, दोनों कंडीशन इक्वल होंगे कि नहीं होंगे एक दूसरे को, क्यों होंगे, क्योंकि ये हमेशा ही कांस्टेंट को इक्वल है और हमें पता है अगर कांस्टेंट को इक्वल है तो उसका जो रेशियो रहता है वो भी हमें वैसे ही लेना रहता है। बट यहाँ पे रेशियो नहीं है, प्रोडक्ट है, तो वो भी एक साइड आ जाएंगे। बस आपको करना क्या है, 2 इंटू 16,000 विच इज इक्वल टू, आपको दूसरा वेवलेंथ निकालना है, इंटू 2000। बस सॉल्व कर दो फिर यहाँ वहाँ शिफ्ट करके, तो ये यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 कट, आपका आंसर आ जाएगा 1.6 है ना। ये यहाँ पे 16/10 बच गया, दैट इज 1.6 माइक्रोमीटर। तो दिस इज द आंसर। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो जो आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी कि कैसे न्यूटन का लिमिटेशन होता है कि एक बॉडी का टेम्परेचर 35 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए और 2 बॉडी का जो टेम्परेचर है वो दोनों माइनस करके 10 से कम आना चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो इस तरह जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमने कवर अप कर लिया है, मैक्सिमम जितना इंपॉर्टेंट है, जितना पूछा जा सकता है। आई होप आपको भी वो समझ में आया हो। एंड प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट्स और डायमेंशन प्लीज याद रख लीजिए, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है उसको लेके कभी ना हो। ठीक है, सो फाइनल गुड बाय, टेक केयर।